ठीक है, तो अपने स्ट्रेट लाइन की एडवांस ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे। 8th क्वेश्चन तक हमारा डिस्कस हो गया था जो मुझे याद है। उसके बाद 9th से हमें स्टार्ट करना है ना। सॉरी। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, तुम जल्दी से अपना जो क्वेश्चन नंबर डाउट हो वो नंबर लिख के अपना भेजते रहो साथ साथ। 17th किसी ने बोला 17th डाउट है, पहले 17th देख लेते हैं क्या बोला गया। 17th में हमें बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन 2x minus y plus 5 equal to 0 such that PA माइनस PB का जो मोड है, ये जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, और इसमें ए पॉइंट हमें दिया गया 4, -2 और बी पॉइंट हमें दिया गया 2, -4। तो विशाखा कह रही है कि ये क्वेश्चन क्लास में हो चुका है। तो बच्चे किसका डाउट था ये? 17th किसने बोला है? रुद्र। बच्चे अगर क्लास में हो चुके हैं तो फिर कैसे पूछ रहे हो तुम लोग? ये हो चुका है ना 17th क्वेश्चन क्लास में? ठीक है, अगर क्लास में हो चुका है तो बच्चों जिनका भी डाउट हो वो व्हाट्सएप पर या फोन करके पूछ लेना, कॉल करके। यहाँ पर क्लास में भी फिलहाल वो डिस्कस कर लेते हैं जो नहीं हुए हैं। ठीक है, रोहन ने लिखा है 11th क्वेश्चन डाउट है। 11th में हमें बोला गया ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टुगेदर विद द लाइन। तो सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया, एक ट्रायंगल बनाना है अपने को, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो लाइंस बनाई गई हैं वो कहां से बनाई गई हैं? 0,0 से। और कैसी लाइंस है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और जो तीसरी लाइन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है वो है 2x + y = a। और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो ये एंगल दोनों कितने मिलेंगे? 45 डिग्री 45 डिग्री। हमसे पूछा हुआ है इसका एरिया बताओ कितना है। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा जैसे राइट एंगल ट्राइंगल नॉर्मली दिखता है वैसा बना रहा हूं। तो यहां पर 0,0 होगा, परपेंडिकुलर लाइंस। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, और ये ओ पॉइंट। तो बच्चों एक चीज देखो, मैं ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये एंगल कितना था अपने पास? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल 90 आ चुका है, देखो जिसको मैं शो कर रहा हूं। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ट्राइंगल ओ ए डी, इसमें ये एंगल 90 है, बाकी दोनों 45 45 है। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 2x + y = a। तो अगर हमें ओडी निकालना हो तो ओडी को मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ए बी। ये बात हम बोल सकते हैं। ओडी जो है वो ओ पॉइंट का ए बी लाइन से डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस निकालना हम जानते हैं, क्या करेंगे? पहले 0,0 पॉइंट लाइन में पुट कर देंगे, तो बचेगा ए। अपॉन में आएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a/√5। इतना आया। तो ओडी आ चुकी है a/√5। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं a/√5। अब देखो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो सामने वाली भी कितनी आएगी? a/√5। ठीक है। हाँ बच्चा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, आज शाम को तो नहीं मिल पाएगा। तो इसमें अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, जो हमारे पास छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है एओडी, अगर हमें उसका एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू जो बेस है ओडी वो कितना है? a/√5। जो हाइट है एक तरह से एडी वो भी कितनी है? a/√5। तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा a²/10। लेकिन ये सिर्फ किसका एरिया है? जो छोटे वाला ट्राइंगल नीचे है उसका एरिया है। जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका भी सेम एरिया होगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो नीचे वाले का भी a²/10, ऊपर वाले का भी a²/10। दोनों को अगर ऐड कर दें तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, जो कि होगा a²/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 11th में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ, अगर पहले इस क्वेश्चन में बताओ 11th में कुछ ना समझ में आया, कुछ डाउट हो किसी स्टेप में। नमान बेटा, ये आज लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड नहीं हो पाएगा, इसको एडिट करने में टाइम लगता है। तो आज जो शाम का लेक्चर है वो कल तक ही हो पाएगा। ठीक है, अभी समझ लो, जो थोड़ा और दिक्कत आएगी वो फिर कल देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलो 11th हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ और कौन सा डाउट है जल्दी से। किसी ने बोला है 19th, तो पहले 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकियों पे फिर आते हैं। 19th में हमें बोला गया कि एक पी पॉइंट है 1+t/√2, कोमा 2+t/√2, और हमें बोला गया ये एक पॉइंट है पी जो है हमें चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करे। वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे पहली पैरेलल लाइन तो है हमारे पास x+2y = 1, तो x1 मिलेगा, y 1/2 मिलेगा, ये एक पैरेलल लाइन आ जाएगी। ठीक है। दूसरी जो है लाइन हमारे पास वो है 2x + 4y = 15, वहां से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, दो पैरेलल लाइंस है। तो सोच के देखो, अगर P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है, x = 1 + t/√2, y कोऑर्डिनेट कितना है 2 + t/√2। अगर मैं x में से y सब्ट्रैक्ट कर दूं तो t/√2 तो कट जाएगा, 1 - 2 कितना बचेगा -1। तो यहां से हमारे पास x - y + 1 = 0 आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अब एक काम करते हैं, इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। अगर y को 0 पुट करेंगे तो x -1 आएगा, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y आएगा अपने पास 1 के बराबर, मतलब यहां कहीं आएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी लाइन बनेगी जो ब्लैक में बनाई है मैंने। तो हमें ऐसे पॉइंट चाहिए P जो इस लाइन के ऊपर तो हुई और पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूं, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, सिर्फ ये वाला, इतने वाला जो तुम्हें ज्यादा डार्क सा दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन का मैं नाम दे देता हूं इन सबको। ये L लाइन है, ये पहली पैरेलल लाइन L1, ये दूसरी पैरेलल लाइन L2। तो पहले L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू y -1 है, उठाकर पुट कर दो, तो y -1 + 2y = 1। तो यहां से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है पहले वाला वो आ जाएगा हमारे पास -1/3, 2/3। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके लिए हम इंटरसेक्शन निकालेंगे L का और L2 का। तो x की वैल्यू दोबारा कितनी है, y -1। यहां पर x की जगह y -1, तो 2y - 2 + 4y = 15, 6y 17 आएगा, तो y आ जाएगा 17/6। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 11/6। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। तो अगर पॉइंट इन दोनों के बीच में है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है 1 + t/√2, वो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा कि 1 + t/√2 जो है वो 11/6 और -1/3 के बीच में होना चाहिए। 1 को दोनों तरफ शिफ्ट करोगे तो यहां -4/3, 1 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 5/6। √2 को दोनों तरफ उठाकर फेंक दो, तो √2 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा 5√2/6। √2 इस तरफ जाएगा तो -4√2/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन। करने को इसके और भी तरीके हो सकते हैं कि तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह की बात कर लो। ठीक है, हाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि सेम साइन अपोजिट साइन वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि जैसे पॉइंट जो है वो एक लाइन के किस तरफ होगा, अपोजिट साइड होंगे तो साइन नेगेटिव अपोजिट होते हैं, सेम साइड होगा तो साइन भी सेम साइड होगा। तो वो कंसेप्ट कुछ भी लगा सकते हो, बाकी जो आसान तरीका है वो ये है। आसान क्यों है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन तुम्हें पूरी करके दिखाई है, एक एक स्टेप। कुछ कैलकुलेशन तो ऐसी है जो तुम मन में भी कर सकते हो, जैसे पॉइंट निकालने वाली, तो एफर्ट थोड़ा कम लगेगा। शौर्य कह रहे कि रिपीट कर दो सर ब्रीफली। बेटा कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले फिगर बनाई, मैंने देखा ये पॉइंट किस लाइन पर आ रहा है, वो इस एल लाइन पर आ रहा है। फिर मैंने एल का इंटरसेक्शन निकाला L1 और L2 के साथ, दो पॉइंट आ गए मेरे पास। अब जब दो पॉइंट आ गए मेरे पास, मैंने कहा इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1/3 से लेकर 11/6 होना चाहिए। वहां से t की वैल्यू आई, इतना सोल्व कर लिया। बाकी वही जब रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके देख सकते हो, जब पूरा सॉल्यूशन हो जाए साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी एनालाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, फिलहाल अपने को तरीका सीखना है मेन। चलो, क्लियर है ना सबका ये? ठीक है, अब किसी ने लिखा है 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में हमें बोला गया दो लाइन है अपने पास। L1 लाइन है x + √3y = 2। जो L2 लाइन है वो है ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। ये दोनों लाइन पी पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं। अब पी पॉइंट से ही पास करने वाली एक और लाइन है y इज इक्वल टू √3x। ठीक है, और हमें बोला गया L1 और L2 के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री के बराबर है, और इसको बोला गया L3 लाइन। इंफॉर्मेशन ये सारी गिवन है अपने को। अब एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो यहां कहीं कुछ ऐसी L1 लाइन आ रही होगी, ऐसी कुछ L2 लाइन आई होगी, रेंडम कैसी भी है अपने को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये दोनों मीट करी हैं पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट से ही पास करने वाली एक तीसरी लाइन आई L3, ये आ गई। तो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर कंकरेंट हैं। ठीक है, और साथ में हमें बोला गया कि L1 और L2 के बीच में जो एंगल है वो है 45 डिग्री का। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने से मांगी गई है ऑप्शंस के थ्रू। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला मेथड देखते हैं अपने क्या हो सकता है। मेथड 1 ये हो सकता है कि तुम फैमिली ऑफ लाइंस का यूज कर लो। फैमिली ऑफ लाइन से मेरा मतलब क्या है, जैसे तुम्हें दिख रहा है कि L1 लाइन और L3 लाइन, क्योंकि इनकी इक्वेशन हमें गिवन है, तो L1 लाइन और L3 लाइन जो है वो दोनों P पॉइंट से पास कर रही हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है। L2 लाइन भी उसी से पास कर रही है। तो फैमिली ऑफ लाइंस अगर मुझे लिखनी हो तो मैं L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं हमें। तो यहां से वो लाइन आ गई जो L1 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी, जो कि P पॉइंट है। ठीक है, तो लिख के देखते हैं क्या बनेगा। L1 का मतलब होगा x प्लस √3y माइनस 2 प्लस लेमडा का मतलब होगा कितना, सॉरी L3 का मतलब होगा y माइनस √3x इक्वल टू 0। x वाली टर्म्स अलग कर लो, 1 माइनस √3 लेमडा इंटू एक्स। y वाली टर्म्स अलग कर लो, √3 प्लस लेमडा इंटू वाई इक्वल टू 2। एक काम करते हैं, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर बच जाएगा 1। इतना आया। तो ये उन लाइंस की इक्वेशन है जो P पॉइंट से पास कर रही है। तो L2 भी उन्हीं में से एक लाइन होगी ना, L2 भी वहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं बोलूं L2 के बारे में स्पेशल क्या है कि वो L1 के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे स्लोप से काम करना पड़ेगा। L1 लाइन का जो स्लोप है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, जो इक्वेशन गिवन है -1/√3। जो L2 लाइन है उसका स्लोप हम बता सकते हैं कितना आएगा, माइनस में 1 माइनस √3 लेमडा अपॉन √3 प्लस लेमडा, माइनस में आता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये कितना होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा यानी tan 45 डिग्री 1, ये आ जाएगा। m1 तो नंबर ही एक सिंपल, उसकी वैल्यू जानते हैं। m2 हमारे पास लेमडा की फॉर्म में है, दोनों की वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे तो यहां से लेमडा निकल कर आ जाएगा अपने पास। सही बात है, लेमडा आ गया तो x का कोफिशिएंट आ गया। अब चेक करना, जो मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ये L2 लाइन की इक्वेशन है, ये भी किसकी इक्वेशन है, L2 लाइन की। अगर मेरे पास सोल्व करने से लेमडा आ चुका है तो x का कोफिशिएंट आ चुका है। अगर x का कोफिशिएंट आ गया तो मतलब a आ चुका है, मतलब हम a निकाल चुके हैं। अगर लेमडा आ गया, यहां पर पुट करेंगे तो y का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो यहां y का कोफिशिएंट b है तो b भी आ चुके हैं। अगर a और b दोनों आ गए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जल्दी से रिप्लाई करो, इसके बाद हो जाएगा या पूरा सॉल्यूशन चाहिए इसका। अगर लग रहा है नहीं होगा तो बता दो, कोई बात नहीं, क्योंकि भले ही हम 10 की जगह 8 सवाल करें लेकिन वो 8 क्लियर होने चाहिए। लेमडा की 2 वैल्यूज आएंगी, हाँ बेटा बिल्कुल 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन दोनों के लिए आंसर सेम आता है। ठीक है, लेमडा की जो 2 वैल्यू आ रही है ना उसमें प्लस माइनस का ही फर्क आता है, मतलब एक वैल्यू शायद 2 प्लस √3 आती है, 2 माइनस √3 आती है, अगर मुझे सही याद है तो लेकिन आंसर उसका सेम आएगा। फिफ्थ स्टेप बताना सर, 1 2 3 4 5। फिफ्थ स्टेप में बेटा मैंने ये कहा है कि फैमिली ऑफ लाइंस यूज करी है मैंने। L1 प्लस लेमडा L3 का मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन। 2 से बेटा डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जो हमें इक्वेशन दी गई थी L3 की, सॉरी L2 की, वो थी ax y इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन पे ध्यान दें तो कांस्टेंट टर्म 1 है। अगर मैं यहां पर 2 रखता तो कांस्टेंट टर्म 2 आती, तो मैच ना करती। वो मैच करवाने के लिए कि यहां पर जो कांस्टेंट टर्म 1 आ रही है और इस डब्बे में जो इक्वेशन है वहां पर भी कांस्टेंट टर्म 1 आए, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करे। ये पर्पस रहा हमारा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसका मैं तुम्हें मेथड 2 भी बता देता हूं, वो भी तुम्हें ट्राई करना है। एक बात और,
अगर मैं 2 मेथड बता रहा हूं तो ये ऐसा नहीं है कि बस वैसे मजे मजे में बता रहा हूं, दोनों मेथड तुम्हें ट्राई करने हैं। लेक्चर खत्म होते ही जब तुम्हारे पूरे लेक्चर हो जाएंगे, शाम को बैठोगे, दोनों से ट्राई करके देखोगे। अच्छा, हर्षित कह रहे करते हैं सर, बहुत बढ़िया बेटा, यही करना है अपने को, तभी सीखेंगे, तभी चैप्टर पे पकड़ बनेगी। अब दूसरा मेथड, इसी सवाल को देखने का जो दूसरा नजरिया है वो ये है कि L1, L2, L3 तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो कंकरेंट लाइंस की कंडीशन क्या है कि L1 के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो लिख लो 1, y का कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट टर्म 2। L2 के कोफिशिएंट क्या क्या हैं, a, b, कांस्टेंट टर्म 1। L3 के क्या क्या हैं, अगर √3x को इधर लेकर आओगे तो y माइनस √3x इक्वल टू 0, तो x का माइनस √3, y का 1 और कांस्टेंट टर्म 0। तो ये डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पहली बात। तो यहां से हमारे पास a और b में एक रिलेशन आ जाएगी, तो फर्स्ट रिलेशन तो ये आ गई, ठीक है। सेकंड हमें दिया गया है इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो L1 लाइन का स्लोप तो हमें पता ही है -1/√3। जो L2 लाइन है उसका स्लोप आएगा x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, साथ में माइनस माइनस a अपॉन b। तो अगर मैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाऊंगा, तो यहां पर हमारे पास tan 45 डिग्री कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। मोड भी लगा लो, हालांकि मोड लगाकर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दो वैल्यू आएंगी ए बी की, आंसर सेम आएगा उससे। तो सेकंड रिलेशन ए और बी में हमारे पास यहां से आ जाएगी, ए और बी दो वेरिएबल, दो रिलेशन, सोल्व करोगे ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़े आराम से आ जाएगा। कर लोगे, बोलो। सर ये ज्यादा आसान लगा, बच्चे ये सुनने में ज्यादा आसान लगा क्योंकि इसमें अभी मेहनत करी नहीं हमने, इसमें अभी जो मेहनत वाला पोर्शन है वो तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं मैं, तो अभी इसमें मेहनत करनी बाकी है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा इसमें। लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। लास्ट पार्ट में बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा L1 का स्लोप हमें पता है -1/√3, इक्वेशन से निकाल लिया। L2 लाइन का स्लोप निकाल लिया -a अपॉन b। दोनों के बीच में एंगल पता है 45 डिग्री, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड इक्वल टू 1। यहां से मैंने कहा a और b में एक रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन पहले से निकाल चुके हम डिटर्मिनेंट से, दो रिलेशन दो वेरिएबल सोल्व करोगे a और b आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीके होंगे, तो कर लोगे। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत रह रही हो तो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा एक बात और बच्चों, मैं बाद में भूल जाऊंगा या क्लास का टाइम ना हो जाए, 16th जो क्वेश्चन है ना उसके चारों ऑप्शन गलत है। हो सकता है 16th क्वेश्चन ना हो, और अगर किसी का हुआ है तो उसने गलत किया, धक्के से आंसर मैच करवाया अपना। जो 16th है उसमें ए की वैल्यू मांगी गई थी, तो वो आएगी 8 से इंफिनिटी, ठीक है। तो 16th में चारों ही ऑप्शन गलत है, वो अपना सही कर लेना, ठीक है। अब हर्षित ने बोला है सर 18th क्वेश्चन है, 18th में क्या दिया हुआ है अपने को, 18th में बोला गया हमें एक ट्राइंगल बनाना है 3 लाइन से, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। जो सेकेंड लाइन है वो है 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, पहले इन सभी लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। पहले इस लाइन की बात करते हैं, y को 0 पुट करेंगे तो x 3 आएगा, x को 0 पुट करेंगे तो y आएगा -2। दोनों को ज्वाइन करो, एक लाइन की इक्वेशन लाइन आ गई। सेकेंड लाइन की बात करो, y को 0 पुट करोगे तो x आएगा -1, और अगर x को 0 पुट करोगे तो y आएगा 3, 0,3। ये ऐसी सी लाइन आएगी एक, जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट ड्रॉ करने। तीसरी लाइन पर आओ, x को 0 पुट करोगे तो y 3 आएगा, तो 0,3। y को 0 पुट करोगे तो x आएगा 4, यानी 4,0। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी। तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बना या नहीं बना अपने पास, ये वाला जो शेड कर रहा हूं ये ट्राइंगल क्रिएट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि α,0 और 0,β ये दो पॉइंट हैं जो ट्राइंगल के अंदर हैं।
तो पहले अल्फा कोमा जीरो पर देखते हैं। अल्फा कोमा जीरो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो अब एक्स एक्सिस पर भी लाई करना है और ट्राइंगल के अंदर भी आना है। तो सोच के देखो, जो मैं ये शेड कर रहा हूं सिर्फ ये वाला हिस्सा काम करेगा ही नहीं करेगा। एक्स एक्सिस पर भी है, ट्राइंगल के अंदर भी है। तो यहां से मुझे पता चला एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का -1, इस पॉइंट का 3। तो अल्फा जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेकर 3, ये हम बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर 0, बीटा की बात करें तो 0, बीटा जो है वो किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ट्राइंगल के अंदर होना भी चाहिए। तो मैं वाई एक्सिस का वो हिस्सा शेड कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो यहां पर तुम देखो वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहे हैं, -2 से लेकर 3 तक। तो बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई -2 से लेकर 3। ठीक है, तो अल्फा -1 से 3, बीटा -2 से 3, ये हमारा आंसर होगा। करने को हम इसे दोबारा वो कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि एक लाइन को पॉजिटिव बनाएगा, दूसरे को नेगेटिव बनाएगा, इस तरीके से, लेकिन वो थोड़ा बड़ा चला जाएगा। तो हमने यहां पर ये ध्यान दिया कि पॉइंट बहुत प्यारे से हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हैं, तो हम डायरेक्ट फिगर से भी काम चला सकते हैं। अगर नहीं चलता काम तो अपने जो जानते हैं कि 2,2 पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है तो 1,1 पुट करने से नेगेटिव आएगा, वो सारे काम कर सकते थे इसमें। जल्दी से रिप्लाई करो, कोई डाउट है इसमें? अगर नहीं नहीं इसमें बताओ, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी पहले इसमें बोलो। ठीक है, सबका क्लियर है। अब किसी ने बोला है 20 क्वेश्चन, 20th 20th में हमें बोला गया कि 3 लाइन्स हैं, ax प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये 3 लाइन्स हैं और तीनों लाइन्स कंकरेंट हैं, तो कुछ कुछ वैल्यू अपने से मांग रहे हैं। देखो, एक तो तुम जब 12th में आओगे तो डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उससे ये सवाल थोड़ा और सिंपल हो जाता है। फिलहाल हमने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी तो हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंकरेंट लाइंस की कंडीशन क्या आती है कि डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए कोफिशिएंट्स का। तो ये डिटर्मिनेंट लिखा, इसको 0 कर दिया। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बी सी -1, -1 c -1 +1 1 माइनस बी। वो मैं उम्मीद करता हूं सबको आता होगा एक्सपेंड करना। यहां से आ जाएगा ए बी सी -a -c +1 +1 -b इक्वल टू 0। यहां से ए बी सी एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। तो ए बी सी की जो वैल्यू है सबको उधर शिफ्ट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी -2 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हम निकाल चुके हैं, ये रिलेशन। अब हमसे वैल्यू किसकी मांगी गई है, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर ऊपर बनेगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी और 1 माइनस ए। नीचे तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, ऊपर दो का मल्टीप्लाई आएगा, नीचे तीनों का मल्टीप्लाई आएगा। इसको भी तुम एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ा डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 3 तो ये हो गया। माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो कुछ स्पेशल नहीं किया अपनों ने, सिर्फ एक्सपेंड किए। नीचे जब एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस, ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और साथ में आएगा माइनस का ए बी सी। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ये आ गया। अब जो रिलेशन हम निकाल कर लाए हैं ये वाली, इसको उठाकर पुट कर देंगे यहाँ पर। तो एबीसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, जिया कह रही है सर इतना फास्ट। बेटा कैलकुलेट नहीं कर रही, ये दिख रहा है ना अपने को, पैटर्न सेम है, सिमेट्रिक है सब कुछ। तो दिख रहा है कि माइनस ए जब 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ए बनेगा। अब माइनस ए बन रहा है तो माइनस बी और माइनस सी भी बनेगा। तो उस तरीके से कर लेते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, माइनस ए बी सी, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होंगे तो क्या बनेगा, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और जो -2 था वो बन जाएगा +2। अब जल्दी से चेक करो, देखो यहां पर मैं जो दिखा रहा हूं तुम्हें, जो 1 है और 2 है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 3। ऊपर भी 3 है। माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर एग्जैक्टली इक्वल आ गए, तो रेशियो इनका आ जाएगा 1 के बराबर। मतलब यहां पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ अगर कोई डाउट है तो इसमें। ठीक है, क्लियर है। जब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो लिखने में बड़ा आता है, लेकिन उसमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने को। तब दोबारा ये सवाल दोबारा करवाया जाएगा तुम्हें 12th में। ठीक है, अब किसी ने लिख के भेजा है 22, वो देखते हैं उसमें क्या बोला। तो 22 में बोला है, अरे यार ये तो नहीं बेटा, मैं नहीं बता सकता, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी अपने को। अच्छा, हर्षित ने बोला ये सर ने करवा दिया, मन सर ने। 22 बताओ क्लास में हो चुका है क्या? क्लास में हो चुका है बच्चे, फिर डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, फिर वो व्हाट्सएप पर ही हो पाएगा। जो क्लास में नहीं हुए वो पूछो। 23 किसी ने बोला? 23 में हमें बोला गया कि हमारे पास एक लाइन है जो कि है x+3y-2। वो दो लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब कोई और दो लाइन है इस टाइप की, उनमें से एक की इक्वेशन तो अपने को दी हुई है x-7y + 5 = 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन वो मांग रहा है, और वो इतना कह रहे हैं कि ये जो लाइन है x+3y-2, ये इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसका तरीका देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो ये वाली लाइन गिवन है रेड वाली, इसका स्लोप कितना है अपने पास, 1/7। जो एंगल बाइसेक्टर है उसका स्लोप कितना है, -1/3। जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप हम नहीं जानते, हमने मान लिया m है। अब हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि रेड वाली और ब्लैक वाली लाइन में जो एंगल है वही सेम एंगल हमारे पास रेड वाली और ये ब्लू वाला जो मैंने लिखा है उनके बीच में आएगा। तो m1 - m2, तो 1/7 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 1/3, m1 - m2 अपॉन में आएगा 1 + m1 × m2। ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल आ गया tan थीटा। अब -1/3 और m, इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, कितना आएगा, -1/3 - m अपॉन में आएगा 1 + -1/3 × m। ठीक है, यहां से हमारे पास इकलौता एक वेरिएबल है m। थोड़ा सा सोल्व करोगे तुम्हारे पास m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर हमारे पास m आ गया, जितना भी आ रहा है, बाकी आंसर को देखकर लग रहा है कि स्लोप की वैल्यू -1 आनी चाहिए, वो आ जाएगी। तो स्लोप आ गया अपने पास इस लाइन का जो निकालनी है अपने को। अच्छा, x-7y + 5 और x+3y-2 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा P। तो P पॉइंट आ चुके हैं, स्लोप आ चुके हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे तो जो ब्लू वाली लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। मोड लेने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिया ही उस ऑर्डर में, जानबूझकर मैंने क्या किया, पहले 1/7 में से माइनस किया -1/3 वाला, फिर -1/3 में से माइनस किए m वाला। तो मोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, वो कैंसिल नहीं होगा, एक ही वैल्यू आनी चाहिए और वो एक आ जाएगी अपने पास। मोड लेकर भी कर सकते हो, जब मोड लेकर सोल्व करोगे तो क्या होगा, एक तो सही वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले में तुम्हारे पास प्रूव हो जाएगा कि 0 = 0, या तो ये आ जाएगा या m कट जाएगा हर जगह से। ठीक है, तो मोड लेकर भी एक ही वैल्यू आने वाली है। ये बताओ जल्दी से, जिसका डाउट था हो जाएगा इसके बाद। चलो, इसके बाद कोई कह रहा है 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बेटा रवि जो तू कह रहा है स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, उसके लिए जो बोला जाए ना उसको धीरे धीरे पुल आउट करता जा। सारा स्टेटमेंट एक बार में पढ़ेगा तो वो नहीं समझ में आएगा, किसी के भी समझ में नहीं आएगा। जितना समझ में आ रहा है, जैसे पहली लाइन पढ़, उसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट कर। जैसे वो कह रहा है कि एक लाइन है तो उस लाइन को बना ले पहले, फिर अगली लाइन पढ़, वो कह रहा है कि उसके ऊपर स्केयर बनाओ या ये करो वो करो, वो काम कर।
धीरे धीरे पढ़ेगा तभी समझ में आएगा। इकट्ठा पढ़ के एक साथ बनाने की कोशिश करेगा वो नहीं आएगा, वो ना तो हमें समझ में आता ना तुझे समझ में आएगा वो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या बोला गया। इसमें एक लाइन बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसने कहा है इसका वो पोर्शन बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है। तो ये बना लिया, ये पॉइंट 4,0 मिलेगा y को 0 पुट करके, और ये पॉइंट मिलेगा 0,2। अब ये कह रहे हैं इस पोर्शन के ऊपर हमने क्या किए, एक स्केयर कंस्ट्रक्ट किए, और जो ओरिजिन से अवे है, मतलब इस पे इस तरीके से हमने एक स्केयर बना दिया। ठीक है, अब ये स्केयर तैयार हो चुके हैं। अब हमसे बोल रहे हैं जहां पर डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बताओ क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा, इसकी दोबारा पहले फिगर बनाकर देखते हैं। अगर स्केयर को सीधा कर दें तो वो देखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को बी। तो ए पॉइंट तो है अपने पास 4,0, बी पॉइंट है 0,4, सी और डी का हमें कोई आइडिया नहीं है। हमसे बोल रहे डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास स्केयर में हर तरीके से सिमेट्री है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होंगे, सॉरी, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होंगे, इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, सब कुछ। तो एक काम करते हैं, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास आएगा 4 प्लस 0/2 यानी 2, 0 प्लस, सॉरी हाँ 0,2, 0 प्लस 2/2 यानी 1, 2,1 आ जाएगा। अब सही है ना कोऑर्डिनेट, हाँ सही है, तो 2,1 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर होगा, जो पॉइंट हमें निकालना है पी। सिमेट्री से दिख ही रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने एम। अब ध्यान से देखो, ए बी जो लाइन है उसका स्लोप हमें पता है कितना है, 2 माइनस 0/0 माइनस 4 -1/2 है। अगर ए बी का स्लोप -1/2 है और पीएम लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, पीएम का 2 आ जाएगा। ये बात आ गई, स्लोप आ गया। हाँ अभिषेक बिल्कुल सही कह रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पीएम का स्लोप तो आ चुका है। अब मुझे चाहिए पीएम डिस्टेंस, चाहिए कि पीएम डिस्टेंस कितना होगा। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो बता सकते हैं। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, वो आ जाएगा √16 + 4 √20 यानी 2√5। उसका आधा यहां पर होगा √5 यानी एम। अब ये जो ट्राइंगल है ध्यान से देखना, जो मैं शेड कर रहा हूं, एपीएम, एपीएम में क्या है, हर तरीके से सिमेट्री है ना, एंगल 90 डिग्री है, बाकी के दो एंगल बराबर होंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर एम √5 है तो पीएम भी कितना होगा, √5 ही होगा। या फिर डायरेक्ट कह सकते हो कि पीएम जो है वो एडी का आधा होगा, जितना नीचे है उतना ही ऊपर, और एडी किसके बराबर है, एबी के। मतलब मेन मुद्दा ये है कि हम पीएम बता सकते हैं √5 है। तो अब हम यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है, मैं डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालना चाह रहा हूं, 2,1 से। तो x इज इक्वल टू x1 यानी 2 प्लस r कितना है, डिस्टेंस कितना चाहिए, √5, इंटू में आएगा कोस थीटा। जो y है अपने पास वो कितना है, y1 यानी 1 प्लस r यानी √5 साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा साइन थीटा कहां से निकाले, हमें स्लोप पता है तो हमें टेन थीटा पता है। टेन थीटा 2 है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये 2 ये 1 ये √5। कोस थीटा की वैल्यू 1/√5, साइन थीटा की वैल्यू 2/√5, उठाकर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। यहां पर हमें आर को प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही स्केयर चाहिए, क्योंकि बनने को तो एक स्केयर दूसरी तरफ भी बनेगा। ये देखो जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, एक स्केयर ये भी बनेगा इस तरफ वाला, लेकिन उसने कहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन तो हमें सिर्फ आर को प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना। कबीर कह रहा है कि अगर कोस थीटा लेते हैं तो अगर एम नेगेटिव है, बच्चे अगर एम नेगेटिव है, जैसे मान ले एम -2 आ जाता, एम -2 आने का मतलब टेन थीटा -2 है। अब टेन थीटा -2 या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें कोस थीटा को पॉजिटिव ही मतलब कोस थीटा का साइन हम एक के हिसाब से काम करते हैं हमेशा, या तो मैं सेकंड के हिसाब से काम करूंगा या फोर्थ के काम हिसाब से। जो हम कहते हैं ना कि आर को प्लस माइनस लेना होता है,
एक्चुअली आर तो प्लस माइनस नहीं हो रहा ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, उसको प्लस माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो प्लस माइनस लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है दोनों क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए कि टेन थीटा नेगेटिव है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो देखो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो कोस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तब क्या होगा, कोस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव। तो साइन बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं ना इनके। अब साइन उल्टे आ रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए उस दिक्कत को, ताकि हम दोनों बातें कर सकें, इसलिए हम आर को प्लस माइनस ले लेते हैं। एक बार आर को 5 ले लेते हैं, एक बार -5। उसके पीछे का कारण यही है, ठीक है। थीटा तो सेकंड के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, वो सेकंड के बाहर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। थीटा यहां पर दो लाइंस के बीच का एंगल नहीं है। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, याद करो जब पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने लिखवाए थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं आर कोमा थीटा। यहां पर जो थीटा है वो वाला थीटा है। और थीटा की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं -π से π, या फिर कभी कभी हम लिख देते हैं 0 से 2π, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो -π से π या 0 से 2π लिखेंगे तो उसमें चारों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर सेकंड क्वाड्रेंट आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है। जो तुम कह रहे हो वो इस हिसाब से कह रहे हो कि लाइंस के बीच में एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फर्क है दोनों चीजों में। तो दोबारा फिर बोलो, चलो ये तो एक अलग रूट पे चले गए अपने। यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है कोस थीटा साइन थीटा की, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत हो इसमें तो, जो 12th क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 13th क्वेश्चन, पीएम हाफ क्यों हुआ। पीएम हाफ कहां पर किया मैंने, पीएम हाफ बच्चे इसलिए किया है क्योंकि देखो ए बी पूरा डिस्टेंस था 2√5, तो एम तो उसका आधा ही होगा ना। ए बी पूरा 2√5 था तो एम उसका आधा होगा √5, और जितना एम है उतना ही पीएम है। तो मैंने ये लिखा है एम है ए बी का आधा, और एम और पीएम दोनों बराबर हैं, वहां से हम आधा लेकर आए हैं, ठीक है। चलो तेजस काफी टाइम से बोल रहे 30th, वो देखते हैं। 30th में हमें बोला गया कि ए पॉइंट है, हाँ ये अच्छा सवाल है तुम्हारा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए है -2,0, बी है 0,4। रुद्र बेटा अब तो साफ हो गया, और एक दो बार मैंने रिपीट भी कर दिया, तो एक बार लेक्चर दोबारा देख लेना जब आएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। वो बार बार रिपीट करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे अपने। तो ए और बी अपने को दिए हुए, और एम एक पॉइंट है जो लाई कर रहे हैं 2x - 3y = 9 पर, और हमें कहा गया है कि ट्राइंगल ए एम बी का जो पेरीमीटर है वो लिस्ट है। भैया भैया भैया, और इसका जो पेरीमीटर है वो लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के पेरीमीटर का मतलब क्या है, कि उसकी जो तीनों साइड्स हैं उनका जो सम है वो लीस्ट आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। पेरीमीटर ये होता है, ये हमें चाहिए मिनिमम। अब देखो ए बी का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ए और बी पॉइंट तो फिक्स है ना, वो तो जो डिस्टेंस आना है वो ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। हम चेंज कर सकते हैं ए एम प्लस बी एम को। तो क्वेश्चन हमसे एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि घुमा फिरा के ए एम प्लस बी एम को लीस्ट करो, मिनिमम करो। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने करे होंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का काम लेते हैं। हम जानते हैं कि दो डिस्टेंस का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे डिस्टेंस ए बी से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ए एम प्लस बी एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल भी आ सकता है। तो यहां से तुम देख सकते हो ए एम प्लस बी एम की जो मिनिमम वैल्यू है वो ए बी है। तो यहां पर तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू ए बी। लेकिन ट्राइंगल में तो ये बात पॉसिबल है नहीं कि दो साइड का सम तीसरे के बराबर आ जाए। तो ये बात तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। तीनों पॉइंट्स यहां पर क्या होनी चाहिए, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पर होनी चाहिए। तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो कैसे आने चाहिए, एक तरफ ए होना चाहिए,
एक तरफ बी, और बीच में कहीं पर होगा एम। ध्यान देना एम मिड पॉइंट नहीं है, एम कोई भी बीच में रैंडम पॉइंट है। तो तुम देख सकते हो ए एम प्लस बी एम इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद हम काम करेंगे, अब ज्योमेट्री में लेकर आते हैं। अब तुम जो जो दिया हुआ है उस सबको प्लॉट करोगे। जैसे ए पॉइंट हमें दिया गया -2,0, तो ए पॉइंट तो आ रहा है यहां पर। बी पॉइंट दिया गया 0,4, वो यहां पर आ रहा है। लाइन ये गिवन है, एक्स की वैल्यू 9/2, वाई की वैल्यू -3, ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो मान लो तुमने एक काम करा, तुमने ए बी को ज्वाइन करा। अगर तुम ए बी को ज्वाइन करोगे तो वो गिवन लाइन को कट करेगा, और मान लो तुमने इस पॉइंट को बोल दिया एम, तो अब क्या होगा, ए बी और एम तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। लेकिन उसमें छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, हमें एम पॉइंट ए और बी के बीच में चाहिए था, लेकिन यहां एम पॉइंट ए और बी के बाहर आ रहे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एम हमने बेटा इनसाइड इसलिए लिया, अंदर इसलिए लिया ताकि तभी तो ए एम प्लस बी एम ए बी आएगा ना। यहां पर देखो जो मैंने ये फिगर बनाई है, यहां पर ए एम प्लस बी एम करोगे तो ए बी से तो बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारे काम का नहीं होगा जो मैंने अभी फिगर बनाई है। तो अगर ये वाला काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, हमें लेनी पड़ेगी मिरर इमेज। तो या तो ए की मिरर इमेज लेंगे या बी की मिरर इमेज लेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बी की ले रहा हूं, तो हमने क्या किया, बी की मिरर इमेज ले ली, उसको मैं बोल रहा हूं बी आई। किस में लेंगे, बी पॉइंट ये है, और इसको मिरर मान के इमेज आ जाएगी, पॉइंट आ गया। फिर तुम क्या करोगे, ए और बी आई को जोड़ दोगे, जो ए है और बी आई है उसको जोड़ दोगे, और एल लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, वो एक्चुअली हमारा एम पॉइंट होगा। हाँ बिल्कुल ट्राइंगल नहीं बन रहा बेटा, ट्राइंगल लेकिन अब नहीं बन रहा, ए एम बी आई से नहीं बन रहा, ए बी एम को तो अभी भी बनेगा ना। पहले मैं इतना समझा दूं फिर बात करते हैं। तो पहला काम क्या करना है, बी की मिरर इमेज लेनी है बी आई। मिरर इमेज लेनी तुम्हें आती है, मैं वो लिख देता हूं, x-0 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है अपने पास 2, इक्वल टू y-y1 4 है, अपॉन में है b यानी -3, इक्वल टू आएगा -2। 0,4 इसमें पुट करोगे तो वो बन जाएगा -21, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो आ जाएगा अपने पास 13। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, बाकी करना यही काम है। 13 आ जाएगा, तो यहां से बी आई पॉइंट आ गया। अब ए के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से पता है -2,0, बी आई के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, एल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, तो वहां से अपने पास एम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्लास में अभी करने लग गए तो बाकी जितनी क्लास बची है वो सारी इसी में चली जाएगी 15-20 मिनट। तो जल्दी से बस इतना बता दो, समझ में आया नहीं है जो कंसेप्ट बोले। करण कह रहा है समझ नहीं आया। बेटा क्या नहीं समझ में आया, ये तो कंसेप्ट शायद क्लास में सर ने तुम्हें ऐसा एग्जैक्ट सा एक सवाल करवाया हुआ है जहां तक मुझे पता है। हाँ क्लास में हो चुका है ऐसा सब। यहाँ पर हम ये देखते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। हमें बेसिकली ए एम प्लस बी एम को मिनिमम करना था, वो तभी होगा जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे और एम पॉइंट बीच में आएगा। अगर हम सीधा ज्वाइन करेंगे तो एम पॉइंट बीच में ना आकर बाहर आ रहा था, तो ये पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा हो रहा हो तो हमें इमेज लेनी पड़ेगी, तो बी की इमेज लेंगे एल लाइन में, बी आई और ए को जोड़ेंगे एल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, एम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और जो बच्चा ये कह रहा था कि ट्राइंगल नहीं बना, ट्राइंगल इन 3 पॉइंट से बना। अगर ए बी एम को जोड़ोगे, देखो अगर ए बी एम को जोड़ोगे तो उससे तो ट्राइंगल बन ही रहा है ना अपने पास। वो तो अगर ए एम और बी आई को जोड़ोगे तब ट्राइंगल नहीं बन रहा, ए बी एम का तो बनेगा अभी भी, इमेज लो चाहे ना लो। ठीक, इमेज इसलिए ली ताकि एम पॉइंट बीच में आ सके। अगर इमेज ना लेता, डायरेक्ट ज्वाइन करता, तो एम पॉइंट बाहर आता, और बाहर आता तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो। चलो अब कोई कह रहे 21। नहीं बेटा ट्राइंगल नहीं बनता, वो हमारा तेजस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि फिर हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल चलो नहीं बन रहा, कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो फिर वो हम जुगाड़ मान लेते हैं कि अच्छा बहुत पास पास में पॉइंट होंगे। असल में ऐसा सा काम हो रहा होगा कि यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, और एम पॉइंट बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया इस टाइप का।
वो हम जुगाड़ मान लेते हैं कि लिमिट उस तरफ जा रही होगी, उसको टेंड कर रहा होगा, एक्चुअली उसके बराबर नहीं होगा। तो ट्राइंगल ना भी बने उसको हम थोड़ा इग्नोर मार देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। 21 नहीं करवाना, इसका सॉल्यूशन पता है तुम्हें? और बताओ जल्दी से कौन से क्वेश्चन है? 4:30 बजे तक है तुम्हारी। किसने कहा है 31? यहां पर हमें बोला गया कि एक पॉइंट है 4,1, उसके साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करी है हमने। सबसे पहले तो हमने रिफ्लेक्शन लिया है उसका लाइन y इक्वल टू एक्स में। तो हम जानते हैं अगर y इक्वल टू एक्स में, नेक्स्ट क्लास राघव बेटा 4:30 बजे है ना नेक्स्ट क्लास तो तुम्हारी? हर्षित कह रहे नहीं, 4:45 कह रहे हो, बल्कि मैं तो फिर भी 4:30 बजे छोड़ने की बात कर रहा हूँ। शायद किसी बैच की 4:30 है, किसी की 4:45 पे है, 4:30 छोड़ दूंगा मैं चिंता करो। तो चलो 4,1 पॉइंट है, हमें पहले बोला गया इसका रिफ्लेक्शन निकालना है y इक्वल टू एक्स में। तो y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो x और y इंटरचेंज हो जाते हैं, 1,4 आ गया, ठीक है। यहां पर पॉइंट आया 1,4। फिर हमें कहा गया इस पॉइंट को शिफ्ट करो थोड़ा सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जो पहले 1 था उसमें 2 ऐड होकर 3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहा 4। इतना काम हुआ। थर्ड स्टेप में अब वो हमसे बोल रहे हैं कि जो 3,4 हमारे पास पॉइंट आया, अब इस पॉइंट को रोटेट करना है। ध्यान देना कुछ बच्चों ने ये गलती की होगी, एक्सिस को रोटेट कर दिया होगा, उसने एक्सिस को रोटेट नहीं करवाया। वो कह रहा है कि पॉइंट को रोटेट करो ओरिजिन के अबाउट, कितने एंगल से? 45 डिग्री से। 45 डिग्री से रोटेट करके यहां पर ले, तो यहां पर हमारे पास आया नया पॉइंट। ये पुराना पॉइंट था P, रोटेट करने के बाद मान लो आ गया M। तो हमसे M के कोऑर्डिनेट्स मांगे गए हैं। अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे तरीके। हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, हमने मान लिया थीटा है। y कोऑर्डिनेट 4 है तो ये डिस्टेंस 4 आएगा, x कोऑर्डिनेट 3 है तो ये डिस्टेंस 3 आएगा। क्लॉकवाइज नहीं बेटा, काउंटर क्लॉकवाइज बोला हुआ है, जिया कह रही है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है, ठीक है। तो एक जल्दी से एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि जितना ओपी होगा उतना ही ओएम होगा। हाँ 53 डिग्री है, मैथ्स में अपने को उसका मैटर नहीं करता, फिजिक्स में तुम्हारे काम आता है, हम टेन थीटा से काम चला लेंगे अपना, 53 से कोई खास लगाव नहीं है अपना। तो मैं कह रहा हूं ओपी जो होगा वो ओएम के बराबर होगा, मतलब ओरिजिन का पिछले पॉइंट से डिस्टेंस और ओरिजिन का नए पॉइंट से डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने सिर्फ रोटेट करा है, तो डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा रोटेट करके लेके जाओगे तो ओपी कितना था? 0,0 का 3,4 से डिस्टेंस, तो वो 5 आएगा। अब मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करना चाहता हूं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिखते हैं? एक्स होता है आर कोस थीटा, ठीक है। तो आर तो कितना है? 5 है। कोस, ये जो ओएम लाइन है, ये ओएम लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो कोस 45 डिग्री प्लस थीटा, कोस 45 डिग्री प्लस थीटा हमें निकालना आता है, कोस 45 डिग्री कोस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री साइन थीटा। तो यह आ जाएगा 5 कोस 45 डिग्री 1/√2। यहां से तुम देख सकते हो ये 5 आएगा, ये ट्राइंगल पे देखना, ध्यान देना, क्योंकि इसी ट्राइंगल में थीटा है ना, तो 4 3 5, तो कोस थीटा आएगा 3/5। या अगर 53 डिग्री में कंफर्टेबल हो तो कोस 53 डिग्री 3/5 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 53 डिग्री होगा 4/5। तो कैंसिल आउट करोगे सब कुछ तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√2। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा, आर दोबारा कितना है? 5, नया एंगल कितना है? 45 डिग्री प्लस थीटा, जैसे कोस में काम किए, तो 5 इंटू साथ में बनेगा साइन 45 डिग्री कोस थीटा प्लस कोस 45 डिग्री साइन थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इंटू 1/√2, कोस थीटा कितना है? 3/5 प्लस कोस 45 1/√2 साइन थीटा 4/5, कट कटाकर ये आ जाएगा 7/√2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, ये अपना आंसर होगा। तो पहला मेथड तो ये कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लें, ठीक है।
अब देखते हैं इसका मेथड 2 क्या हो सकता है। तो मेथड 2 इसका ये होगा कि हमने क्या कहा, देखो पहले दो स्टेप तो आसानी थे कि हमारे पास पी पॉइंट आ चुके हैं 3,4, हमें पी पॉइंट को रोटेट करना है और एम पॉइंट लेकर आना है। और रोटेट कैसे करना है अपने को, काउंटर क्लॉकवाइज 45 डिग्री से। तो जैसे फिजिक्स में तुम करते हो रिलेटिव वाला काम, वहां पर क्या बोलते हो, जैसे मान लो ए है, यहां पर बी खड़ा है, ए मान लो ए बी की तरफ भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो तुम क्या बोलते हो, ए को रोक दो। तो वही वेलोसिटी किसको मिल जाती है, बी को मिल जाती है, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम बोलोगे कि पहले अगर ए बी की तरफ यानी राइट की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से और ए को रोक दिया जाए, तो बी लेफ्ट की तरफ भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा सेम स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। बोलते हैं ये बात। तो एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा समझ लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि हम पॉइंट को रोटेट ही नहीं करना चाहते, हम पॉइंट को ना रोटेट करके हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर लेते हैं। तो पॉइंट को कितने डिग्री से रोटेट करे थे, 45 डिग्री से। तो एक्सिस को भी रोटेट करेंगे, एक्सिस आर रोटेटेड बाय 45 डिग्री। पॉइंट को हम रोटेट करे थे काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा काम करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक्सिस को रोटेट करना अपने को आता है। टेबल बनवाइए, तो टेबल बना लेते हैं अपने, क्या बनेगा, ऊपर क्या लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3 और 4। यहां पर लिखे जाते हैं नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश। ध्यान देना थीटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, -45 डिग्री। पहले यहां पर लिखा जाता है पहले डब्बे में कोस थीटा, तो कोस -45 1/√2। यहां पर लिखते हैं साइन थीटा, जो कि -1/√2 आएगा। नीचे आता है साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, तो वो 1/√2। इसके नीचे आता है कोस थीटा, जो कि होगा 1/√2। ध्यान से देखो एक्स डैश कितना मिलेगा, 3/√2 -4/√2, मतलब माइनस का 1/√2। वाई डैश कितना मिलेगा, 3/√2 प्लस 4/√2, 7/√2। तो यहां से भी आंसर सेम आएगा। तो सोचने का तरीका आना चाहिए बस अपने को, कि या तो पॉइंट को ही रोटेट कर लो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए, या एक्सिस को रोटेट कर दो दूसरी डायरेक्शन में। बताओ भाई, जल्दी से रिप्लाई करो, दोनों में से किसी भी मेथड में दिक्कत हो, दोनों समझने हैं अपने को। हाँ, वो कोई एक ज्यादा आसान लग रहा होगा, कोई एक मुश्किल लग रहा होगा, वो छोड़ो, समझ में दोनों आने चाहिए अपने को। अच्छा एक बात और, अभी कुछ क्वेश्चन और डाउट और डिस्कस करते हैं। जिया कह रही है 13th, अब वही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो तुम्हारी क्लास होगी फ्राइडे को होगी या सैटरडे को होगी, जब भी, दोनों में से किसी एक दिन होगी। तो तुम्हारे पास जो टेस्ट है उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन आ चुके होंगे। जो लास्ट संडे तुम्हारा टेस्ट हुआ था उसको एक बार एनालाइज कर लेना, पढ़ लेना। फ्राइडे को या सैटरडे को जब भी क्लास होगी वहां पर हम वो टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारे नॉर्मली कॉमन डाउट होंगे, 7-8 क्वेश्चन जो सबके होंगे। ठीक है, पूरा पेपर डिस्कस नहीं हो पाएगा, 36 क्वेश्चन हैं, उसके लिए 2 लेक्चर चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, काफी समझ नहीं आए, थोड़ा टेस्ट भी टफ था, लेकिन जितना हो सके उतना उस सॉल्यूशन को एनालाइज करना, पढ़ना, ताकि थोड़ा बहुत तो आइडिया हो एटलीस्ट। बाकी जो बच जाएंगे, जो कॉमन डाउट होंगे, ज्यादा होंगे, वो अपने फ्राइडे या सैटरडे को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, नॉर्मली तुम्हारी ये डाउट क्लास स्टार्ट होती है 3:15 पे। अगली बार टाइम नोट कर लेना, टाइम मतलब चेक कर लेना, थोड़ी जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है, कहीं वही 3:15 कनेक्ट हो रहे हो। तो इन 2 बातों पे ध्यान रखना, एक तो सॉल्यूशन पढ़कर आना, और 3:15 से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। होमवर्क तुम्हारा ये है, जेई मेंस प्रीवियस ईयर, जब आगे बुकलेट डिस्कस होगी। जेई मेन प्रीवियस ईयर हो चुका है, तो उसके बाद जेई एडवांस प्रीवियस ईयर कर लेना, अगर वो कर लिए तो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बाद में करेंगे। तो अब किसी ने बोला था, जिया ने 13th क्वेश्चन। यहां पर 13th में हमें बोला गया, एक स्केयर की बात करें, और इस स्केयर का एक डायगोनल दिया गया हमें, x = 2y।
तो मान लेते हैं वो डायगोनल AC है, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया एक वर्टेक्स हमें दिया गया इसका 3,0, तो ऑब्वियसली 3,0 इस लाइन के ऊपर तो नहीं आ रहा, तो वो या तो बी वर्टेक्स होगा या डी वर्टेक्स होगा। हम बी वाला मान लेते हैं उसे। तो बी वर्टेक्स हमें दिया गया 3,0। देन इट्स साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये कह रहे हैं 3,0 से पास करने वाली जो दो साइड हैं ए बी और बी सी, इनकी इक्वेशन बताओ क्या आएगी। तो कुछ नहीं करना अपने को, जो एसी लाइन है, एसी लाइन गिवन लाइन है, उसका स्लोप हम जानते हैं कितना है 1/2। ये एंगल हम जानते हैं 45 डिग्री, ये एंगल भी हम जानते हैं 45 डिग्री। तो अगर हम ए बी लाइन के बारे में बात करें, 13th में एक ही ऑप्शन में दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अरे ये जुगाड़ नहीं करने, ठीक है वो इसने ऑप्शंस ढंग से नहीं बनाए हुए, लेकिन प्रॉपर सोल्व करना है अपने को सवाल। हर्ष कह रहे हाँ, तरीका सही है, पेपर में करने के लिए सही है, घर पे कर रहे हो बुकलेट में पूरा प्रॉपर सवाल सोल्व करना है। आईआईटी में अगर आएगा तो वो ऑप्शन ढंग से बना कर देगा, उसमें चारों ऑप्शन में लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, मत चिंता कर। तो वहां पे ये मत कर देना एबीसीडी चार ऑप्शन है। तो चलो देखते हैं क्या है। ए बी हमें पता है कि 3,0 से पास कर रही है और गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो याद करो एक कंसेप्ट हम लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा x माइनस x1। याद आया? ये हमारे पास x1 कोमा y1 पॉइंट से पास करने वाली लाइन होती है जो m स्लोप की लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। हमने कहा था दो लाइंस आती हैं, ऐसे कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो x1 y1 का काम कौन कर रहा है? 3,0, वो वैल्यू पुट कर दो। y1 की जगह 0, x1 की जगह 3। m का मतलब क्या होता है? जो गिवन लाइन है उसका स्लोप, वो हम जानते हैं 1/2 है, प्लस माइनस। अल्फा का मतलब जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो 10 45 डिग्री 1। बस इसको सोल्व कर लेना, एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस, दूसरी बार ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहां से दो लाइंस की इक्वेशन आएंगी और वो एक्चुअली ए बी और बी सी होंगी। हाँ जिया, तेरा डाउट था हो गया क्लियर या अभी दिक्कत है इसमें कुछ? चलो भवदीप कह रहे हैं 35 लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। ये फॉर्मूला समझ नहीं आया? फॉर्मूले में तो बेटा समझने का कुछ है ही नहीं, तो फॉर्मूला याद करना होता है अपने को बस। जो डाउट्स रह गए हैं वो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, नहीं तो अगली बार तो डिस्कस करेंगे ही अपने। ठीक है, बस व्हाट्सएप पे थोड़ा वेट कर लिया करो एक दो दिन का। 35 में हमें बोला गया एक तो पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं, एक्स स्क्र माइनस 4xy प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस वाई प्लस 4√6 इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं ये दो लाइन है, यहां पर एक लाइन है, इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको एक्स स्क्र से डिवाइड करवा देते हैं। एक्स स्क्र से डिवाइड करवाते ही ये होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। m स्क्र माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो m की दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 प्लस माइनस √3। तो स्लोप आ चुके हैं, एक का स्लोप 2 प्लस √3 है, दूसरे का स्लोप 2 माइनस √3 है। अब एक काम करते हैं, इन सबको प्लॉट करके देखते हैं लाइंस बनेंगी कैसी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब देखो ये जो लाइंस हैं वो ओरिजिन से पास करेंगी। एक का स्लोप है 2 प्लस √3, तो ये लाइन आएगी अपने पास y इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स, ऐसी लाइन आएगी। एक का स्लोप है 2 माइनस √3, वो भी ओरिजिन से ही पास करेगी, वो लाइन ऐसी आएगी। और तीसरी लाइन है अपने पास ये वाली, x प्लस वाई प्लस 4√6 इक्वल टू 0। तो ये लाइन हमारे पास होगी कुछ इस टाइप की, ऐसी कुछ लाइन्स आएंगी। काम करते हैं दोबारा बना लेते हैं।
तो जैसे कि मैंने कहा, एक लाइन तो आएगी y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3x, दूसरी लाइन आएगी y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, और तीसरी लाइन अपने पास ऐसी कुछ आ रही है। ठीक है, अब इनके बीच के एंगल पता करने अपने को। अगर किसी लाइन का टेन थीटा रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि वो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो ये जो पूरा बड़े वाला एंगल है, ये कितना है अपने पास? 75 डिग्री। अगर किसी का स्लोप 2 माइनस रूट 3 है, तो वो लाइन कितना एंगल बना रही होगी? 15 डिग्री। तो ये पूरा बड़े वाला 75, छोटे वाला 15, तो ये वाला जो बना रहे हैं हम नया एंगल, ये आ गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ट्राइंगल बना रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, ये ए और ये बी। ठीक है, इसके बाद अगर ये एंगल 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल, ये जो छोटा सा एंगल अपने पास बन रहा है, ये वाला भी कितना होगा? 15 डिग्री होगा। इसके बाद ये जो लाइन है अपने पास, तीसरी लाइन, इस लाइन का स्लोप है हमारे पास -1। स्लोप -1 है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ इस तरफ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। तो ये हुआ 45 डिग्री, ये 45, ये 15, तो ये आ जाएगा 120। ये 120, तो इधर वाला एंगल कितना आया? 60 डिग्री। ट्राइंगल के दो एंगल 60 डिग्री आ चुके हैं, तो तीसरा एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री, मतलब कैसा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ज्योमेट्री से तो ये हो जाएगा। अब इसी काम को करने का एक और तरीका क्या हो सकता है अगर ज्योमेट्री से ना करना चाहें? तीनों लाइन के स्लोप है हमारे पास, एक का 2 प्लस रूट 3 है, दूसरे का 2 माइनस रूट 3, तीसरे का -1। एक एक करके दो दो लाइन पकड़ते जाओ, एंगल निकालते जाओगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके। तीनों में जब तुम एंगल निकालोगे तो तीनों एंगल किसके बराबर आएंगे? 60 60 60। तीनों एंगल बराबर हैं, तब भी ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, ज्योमेट्री में तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बस। चलो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है तुम्हारा, बाकी अगर रह जाए तो डाउट अगली बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मैंने बोला है, मेंस प्रीवियस ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर, वो ट्राई करके आओगे, टेस्ट के सॉल्यूशन पढ़कर आओगे। जय हिंद। हाँ राघव, और अगली बार टाइम देख लेना, हो सकता है जल्दी। रुद्र कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं वहां पे समझा दूंगा। और टेस्ट वो करके आओगे, टाइम देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी चालू होगी क्लास। ठीक है, बाय।